नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। नई संसद के पहले विशेष सत्र में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को बीजेपी खेमा गेम चेंजर दाव के तौर पर भले ही आंक रहा हो, लेकिन जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के विपक्षी दाव ने उसके लिए सियासी बिसात पर मुश्किलों के कील कांटे बिछा दिए हैं। जिस ओबीसी वर्ग की ताकत के सहारे बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत की इबारत गढ़ती रही, विपक्ष ने उसी को हथियार बनाकर वार किया है। अब इस प्रहार की काट के लिए भगवा खेमा नए सिरे से मंथन कर रहा है। अपने दाव पेचों को दुरुस्त करने, नई रणनीतियों पर अमल करने की कवायद में जुट गया है। कांग्रेस ने दोधारी तलवार का दाव अपनाया। एक और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करके खुद पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगने से बचाया, तो दूसरी ओर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की पैरोकारी का पांसा भी फेंक दिया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के आक्रामक अंदाज को मोदी सरनेम मानहानि मुकदमे के प्रतिकार के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे तब बीजेपी ने ओबीसी अपमान के मुद्दे से जोड़ा था। कांग्रेस ने संसद में तो विधेयक को समर्थन दिया, पर सदन के बाहर इस कवायद को जुमला करार देने में भी देरी नहीं दिखाई। देश के मुख्य शहरों में प्रेस वार्ता के जरिए बताया है कि अगले 10 साल तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के 90 सचिव स्तर के अफसरों में महज 3 ही पिछड़ी बिरादरियों के हैं। अपना शासन कायम होने पर जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी भागीदारी सुनिश्चित करने का वायदा भी कांग्रेस कर रही है। जाहिर है, कांग्रेस बीजेपी शासित सरकार में ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप मढ़ रही है। इस वर्ग को आबादी के लिहाज से आनुपातिक भागीदारी न दिए जाने को मुद्दा बना रही है। पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जाति केंद्रित दलों और नेताओं को जोड़कर बड़ा चुनावी प्रयोग किया था। हालांकि सत्ता तो दूर रही, पर समाजवादी पार्टी को वोट शेयर और विधायकों की संख्या में इजाफा जरूर हो गया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों के जरिए माहौल गरमाया। फिर जातीय जनगणना की मांग उठाकर अखिलेश ने ओबीसी वर्ग की भावनाओं को हवा दी। विपक्ष के नवगठित इंडिया गठजोड़ की अहम धुरी कांग्रेस को भी ये रणनीति भा गई। कर्नाटक के कोलार की रैली में जातीय जनगणना की मांग छेड़ते हुए राहुल गांधी कह चुके हैं कि बीजेपी ओबीसी, एससी और एसटी का वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें गिनना नहीं चाहती है। जातीय जनगणना की राहुल की मांग ने कांग्रेसी नेताओं को भी हरकत में ला दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी वो लिख चुके हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर मुखर हैं। विपक्षी तेवरों से जाहिर है कि मंडल 2 कार्ड के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व ओबीसी कार्ड के मुकाबले की व्यूह रचना गढ़ी जा चुकी है। कांग्रेस रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि अगर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यह प्रयोग सफल हो जाता है तो पार्टी 2024 में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर भी एससी, एसटी और ओबीसी को टिकट दिया जाए। कभी हार्डकोर हिंदुत्व का आइकन रही उमा भारती अब जातीय सियासत की राह पर मुड़ती दिख रही हैं। हालांकि वो पहले भी लोधी बिरादरी को विवेक के आधार पर वोट डालने का संदेश जारी कर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ बैठक में उमा भारती ने 60% आबादी को उनके अधिकार दिलाने की हुंकार भरी। उमा भारती ने यह भी कहा कि 33% आरक्षण को 100 मानकर 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और यहां तक कह दिया कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर भी एससी, एसटी और ओबीसी को टिकट दिया जाए। जातीय जनगणना के बारे में खुद बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि इस दिशा में कब कदम उठाए जाएंगे, इस पर वो मौन है। यूं तो बीजेपी की मजबूत सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कांग्रेस को कोसती हुई दिखती हैं। यूपीए शासनकाल में उसे आरक्षण की सुध नहीं आई, पर वे महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों की महिलाओं के कोटे के सवाल को गंभीर बताते हुए इस मांग से खुद को संबद्ध करती हैं और इसे जायज बताती हैं। कहना नहीं भूलती
कि सामाजिक संरचना में ओबीसी वर्ग की महिलाएं हाशिए पर हैं, उनकी चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए ज्यादा संरक्षण होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जातिगत जनगणना का समर्थन पहले ही कर चुके हैं। ओबीसी वर्गों को लेकर छिड़ी रसाकशी के बीच चुनावी नतीजों में ओबीसी वोटरों की अहमियत जानना जरूरी है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी की जिन 80 सीटों के जरिए निकलता है, वहां पिछले 2 आम चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम फहरा चुकी है। कामयाबी के इस रथ में जाति आधारित गठबंधन, हिंदुत्व, विकास, लाभार्थी वर्ग सरीखे मजबूत पहिए जुड़े हुए हैं और इसे सवर्ण जातियों के साथ ही गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी के इंद्रधनुषीय गठबंधन से सजाया गया है। बीजेपी रणनीतिकारों ने सबका साथ सबका विकास के नारे तले कल्याणकारी योजनाओं से सामाजिक समूहों की मजबूत लामबंदी की है, जिससे जातिगत धार्मिक पहचान के दायरे से परे समर्थकों का एक बड़ा समूह बीजेपी को हासिल हुआ है। पार्टी का थिंक टैंक वाकिफ है कि ओबीसी वोटरों के मिजाज में आया कोई भी बदलाव बीजेपी के गेम प्लान की चूल्हे हिलाने का सबब बन सकती हैं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी जातीय जनगणना न कराने के पक्ष में रही है। यहां तक कि आम जनगणना को होल्ड किए जाने के पीछे भी अहम वजह जातीय जनगणना से बचने की कवायद के तौर पर देखा गया। दरअसल जातीय जनगणना में निहित संभावित खतरे ही बीजेपी को ऐसा करने को मजबूर करते हैं। जानकार मानते हैं कि जातीय जनगणना से सियासी माहौल 90 के दशक के मंडल पार्ट 1 सरीखा हो सकता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरीखे दलों को संजीवनी मिल सकती है। जातीय आंकड़े आने के बाद जाति आधारित दल और क्षेत्रीय दल वोट बैंक मजबूत करने के लिए अधिक आरक्षण देने की मांग करेंगे। राहुल गांधी आरक्षण पर लगे 50% के कैप को हटाए जाने की मांग बुलंद कर चुके हैं। चूंकि बीजेपी को ओबीसी, दलित, आदिवासी वोटों के साथ ही सवर्ण वोटरों का समर्थन भी मिलता रहा है, जातीय जनगणना के बाद की स्थितियां कास्ट बेस्ड वोट डिवीजन की वजह बन सकती हैं, जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओबीसी हितैषी साबित करने की बीजेपी की मुहिम के 10 अहम बिंदु। पीएम कैंडिडेट के तौर पर अपनी पारी के शुरुआती चरण में 24 अप्रैल 2013 को मोदी ने केरल के जिस मठ में आमद दर्ज की थी, वो पिछड़ी जातियों के बीच आत्मसम्मान का आंदोलन चलाने वाले दक्षिण भारत के बड़े आध्यात्मिक नेता श्री नारायण गुरु का मठ था। अपनी ओबीसी पहचान को लेकर खासे मुखर रहे पीएम नरेंद्र मोदी खुद पर होने वाले विपक्षी वारों को पिछड़ा वर्ग से जोड़ने में माहिर रहे। मोदी अपने भाषणों में जातीय पहचान का इजहार करते रहे हैं। अब इस दिशा में उनकी सक्रियता और बढ़ाने पर फोकस रहेगा। अब बीजेपी के दिग्गज ओबीसी चेहरों से लेकर सहयोगी दलों के यानी अपना दल एस, राजभर की पार्टी, संजय निषाद पार्टी के नेता आक्रामक बयानों के जरिए विपक्षी आरोपों की काट में जुट गए हैं। बीजेपी गठबंधन को ओबीसी हितैषी करार देने की मुहिम तेज होगी। आजादी के बाद के मुख्यमंत्रियों के सोशल बैकग्राउंड संबंधी हालिया उजागर हुए आंकड़े बीजेपी के लिए मुफीद हैं, क्योंकि इनसे तस्दीक होता है कि बीजेपी ने अब तक 30.9% ओबीसी सीएम बनाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इस वर्ग के महज 17.3% सीएम को ही मौका दिया। अन्य दलों के लिए यह आंकड़ा 28% है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जरिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के पक्ष में मोर्चा संभालने के लिए 20,000 साइबर योद्धा तैयार किए जा रहे हैं। वर्कशॉप और ट्रेनिंग के बाद ये लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ये अपना हुनर दिखाएंगे। ओबीसी वर्ग के 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की जा रही है। इनके लिए प्रमुख 79 ओबीसी जातियों पर फोकस किया जाएगा। ये टीमें घर घर पहुंचकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। लक्ष्य है कि चुनाव तक 2 लाख से ज्यादा ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर लिए जाएं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर बीजेपी ने सभी जिलों में विश्वकर्मा दिवस मनाया। युवाओं की बाइक रैली निकाली। 13,000 करोड़ के फंड से विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई, जिसके जरिए जिन 8 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों के उत्थान की योजना है, उनमें अधिकतर ओबीसी बिरादरियों से ताल्लुक रखते हैं। नवंबर महीने में प्रयागराज में बीजेपी ओबीसी महाकुंभ आयोजित करने जा रही है और इसमें पिछड़े वर्ग से जुड़े 2 लाख कार्यकर्ताओं के जमावड़े की तैयारी है। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले
मेरठ और लखनऊ में जन आधार नाम से 2 रैलियां करेंगे। इनमें केशव मौर्य से लेकर बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता भी शामिल हो सकते हैं। मोदी सरकार से लेकर बीजेपी संगठन में पिछड़े वर्ग के चेहरों को तरजीह दिए जाने, योजनाओं में ओबीसी वर्ग का ख्याल रखने सरीखे मुद्दों को जमीनी स्तर तक ले जाने, जनता के बीच प्रचारित करने की माइक्रो प्लानिंग भी तैयार की गई है। बीजेपी की तरकश में आरक्षण के भीतर आरक्षण के बाबत रोहिणी आयोग सरीखे कई तीर हैं जो विपक्ष की ओबीसी मुहिम की धार कुंद कर सकते हैं, पर ये दाव जोखिम भरे हैं जिनसे बचने की हर संभव कोशिश रहेगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी पिछड़े, दलित, महिला, युवा और देश के लिए कुछ नहीं किया है, बस बड़ी बड़ी बातें की हैं। कांग्रेस पर किसान, पिछड़ा, अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप चस्पा करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि वो बताए कि आखिर बार बार ओबीसी समाज का अपमान क्यों करते रहते हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नरेंद्र कश्यप कहते हैं कि देश की 50% आबादी महिलाओं की है। कानून बनाकर इन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। देश में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, इससे सकारात्मक संदेश गया है। कांग्रेस जब 2010 में ये बिल लाई थी तब मैं खुद संसद सदस्य था, तब ओबीसी आरक्षण के बारे में न ही सोचा गया था और न ही इसका मेंशन किया गया था। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, उन्होंने तो कभी ओबीसी रिजर्वेशन की बात तो क्या, कभी उसकी सिफारिशों को भी सामने नहीं आने दिया। ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार मोदी जी ने दिया। सबसे अधिक ओबीसी एमपी, एमएलए हमारी पार्टी ने दिए। अब आने वाले आम चुनाव में बची खुची साख को लेकर कांग्रेस को चिंता सता रही है। 2019 के बाद तो इन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद पाने तक का मौका नहीं मिला। 2024 में और कम सीटें आने का खतरा साल रहा है। शायद उन्हें अस्तित्व पर संकट लग रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष को पता है कि ओबीसी समाज का लगाव मोदी जी के साथ है। अब तो महिलाओं का भी व्यापक समर्थन मिलने वाला है। इसी हताशा निराशा में कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश में है, लेकिन ओबीसी समाज इनके झांसे में और इनके बहकावे में नहीं आने वाला। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि यह कांग्रेस ही थी जिसने महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। बीजेपी, आरएसएस तो महिलाओं को जिम्मेदार पदों पर भेजने से कतराती रही है और इसके विपरीत कांग्रेस ने ही पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष दिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षण पारित करवाया था, जिसने 1992-93 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का आधार बनाया, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिली। 9.5 साल तक बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया और अचानक उसने चुनावी साल में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने का फैसला किया। यह सिर्फ हेडलाइन प्रबंधन की तरह प्रतीत होता है। गौरतलब है कि 1990 में मंदिर आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मिली शुरुआती कामयाबी के बाद भगवा खेमे को यूपी में उतार चढ़ाव के कई चक्रों से गुजरना पड़ा। 90 के दशक में कल्याण सिंह और उमा भारती सरीखे चेहरों के उभार के साथ ही पिछड़ी जातियों के एक हिस्से में बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ। ये वो दौर था जब राजपूत या ब्राह्मण नेताओं के वर्चस्व वाली कांग्रेस की सियासी जमीन दरकने लगी थी। कांग्रेस की सूबाई राजनीति में पिछड़े वर्गों में नेतृत्व का अभाव था, जबकि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़े वर्ग की आकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। तकरीबन 2 दशकों तक यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य दलों की भूमिका निभाई। साल 1992 के घटनाक्रमों के बाद भगवा खेमे की नीति नियंताओं को एहसास हो गया है कि बिना ओबीसी के बूते मजबूत पकड़ के बिना हिंदी बेल्ट में दायरा नहीं बढ़ सकेगा। मंडल के ज्वार को कमंडल से थामने में बीजेपी को मनमाफिक कामयाबी भले न मिल पाई थी, पर मंदिर आंदोलन ने पिछड़ी जातियों में हिंदुत्व गौरव के बीज जरूर बो दिए। संघ बीजेपी का सबसे मास्टर स्ट्रोक दाव था संगठन लीडरशिप स्तर पर कारगर प्रयोग। अटल आडवाणी के बाद मोदी शाह की जोड़ी को तरजीह देना फायदेमंद साबित हुआ। 2014 से मोदी लहर में बीजेपी सूबे की बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरी। इस ट्रेंड के लगातार जारी रहने से एसपी बीएसपी सियासी हाशिए पर चले गए। बीते 3 दशकों से कांग्रेस साल दर साल अपनी सियासी जमीन गंवाती चली गई। मोदी शाह युग में सवर्ण जातियों वाली पार्टी के नैरेटिव से निकलकर
बीजेपी ने ओबीसी फोकस्ड पार्टी का तमगा हासिल करने में कामयाबी पाई। यूपी में 54.05% ओबीसी बिरादरी के वोटर्स हैं और 79 जातियों में बटे हैं। पूर्वांचल के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा 42.19% आबादी है। पश्चिम में 37.53%, मध्य में 27.55% ओबीसी आबादी है। लोकसभा चुनाव 2019 में वोटिंग पैटर्न के सर्वे के मुताबिक 44% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी के प्रति समर्थन जताया था। 10% ओबीसी बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ गए। कांग्रेस के पक्ष में 15%, जबकि कांग्रेस के सहयोगियों को 7% ओबीसी वोट मिले। बीएसपी को इस वर्ग के 5% वोट ही मिल सके। 15 सितंबर 2001 यूपी की तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार ने अधिसूचना जारी कर हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समिति ने 8 अक्टूबर 2001 को अपनी रिपोर्ट भी दे दी और राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर नई आरक्षण नीति लागू कर दी। समिति ने कहा था कि पिछड़ों को मिलने वाले 27% आरक्षण में करीब 2.3% जातियां ही पूरा आरक्षण निगल जाती हैं। ऐसे में पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 कैटेगरी ए, बी और सी में विभाजित किया जाए। ए कैटेगरी में यादव और अहिर सरीखी संपन्न जातियां रखी गईं। बी कैटेगरी में अति पिछड़ी जातियां कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी थीं, जबकि अत्यंत पिछड़ी जातियों में मल्लाह, निषाद, बढ़ई, लोहार जैसी जातियां शामिल की गई थीं। हालांकि तब बीजेपी के ही मंत्री रहे अशोक यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी। 2 मई 2018 योगी 1.0 शासनकाल में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी जातियों को 3 श्रेणियों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बांटा। पहली कैटेगरी में कुर्मी, यादव, चौरसिया तो दूसरी श्रेणी में कुशवाहा, शाक्य, लोध, शाहू, तेली, गुज्जर, माली जैसी जातियां रखी गईं। तीसरी श्रेणी में राजभर, मल्लाह, बिंद, घोसी, कुरैशी जैसी जातियां रखी गईं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ओबीसी में शामिल जातियों में पिछड़ापन समान नहीं है, इसलिए ये जातियां आरक्षण का लाभ समान रूप से नहीं उठा पाती। कुछ जातियों को वंचित रह जाना पड़ता है, इसलिए ओबीसी श्रेणी का बंटवारा जरूरी है। देश के 7 राज्यों में पहले से ही ऐसा बंटवारा है। पहली श्रेणी को 7%, दूसरी को 11% और तीसरी श्रेणी को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। लेकिन आरक्षण के भीतर इस बंटवारे की योजना के सियासी नुकसान को भांपकर इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले इस आयोग को 3 काम सौंपे गए। 1. ओबीसी के अंदर विभिन्न जातियों और समुदायों को आरक्षण का लाभ कितने असमान तरीके से मिला, इसकी जांच करना। 2. ओबीसी के बंटवारे के लिए तरीका, आधार और मानदंड तय करना। 3. ओबीसी को उपवर्गों में बांटने के लिए उनकी पहचान करना। 12 हफ्ते में रिपोर्ट देना था, पर टलती रही। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का 95% लाभ सिर्फ 25% ओबीसी जातियों ने उठाया, जबकि अति पिछड़ी 75% जातियों को कोई लाभ नहीं मिला। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।